प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी क्लास में। तो जो भी मेरे प्यारे साथी यहाँ पे रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैंने एक ऐसे मॉडल पेपर को चुना है जहाँ से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर के मेरे दोस्तों मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं यहाँ से एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। तो आप एक बार इस क्लास को शेयर कर देना अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट करें हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और लास्ट में आपको ये कमेंट करना है दोस्तों कि आपके कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस क्लास के माध्यम से आपके सही हो रहे हैं। हमारे पास समय बहुत कम बचा है दोस्तों और ऐसे में हमने ये सोचा है कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है वो दिया जाए। तो देखिए क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए इस मॉडल पेपर का, बहुत ही शानदार आपका मॉडल पेपर रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे हाजिर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या पूछा आपसे कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो, यह कथन किसका है। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में आने वाला प्रश्न आपका। तो बताओ कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्र की वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला, यह कथन किसका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे अपने राजस्थान की क्या है कि वीरों की भूमि है, यहाँ पे कण कण में आपके वीर है दोस्तों। ये कथन किसका है, तो ये कथन हमारे भाई साहब है कर्नल जेम्स टोड उनका क्या है, कर्नल जेम्स टोड का दोस्तों। ये कथन आपका पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन को लो कर दो। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। बताओ 13 वर्ष 7 माह या 14 दिन लगे आपके, या फिर 11 वर्ष 7 माह या 14 दिन, या 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, या फिर 9 वर्ष 7 माह 14 दिन। आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए ये तो सभी को पता है कि राजस्थान का एकीकरण है वो हमारे 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, राजस्थान का एकीकरण हमारे 7 चरणों में हुआ। कब से कब, तो ये हुआ 1948 से 1956 के मध्य में। इसमें जो समय लगा दोस्तों वो लगा हमारा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर दो। और एक और प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आता है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उसमें रियासतें कितनी थी, तो उस टाइम में दोस्तों आपके 19 तो रियासतें थी। कितनी रियासतें, 19 आपकी रियासतें थी उस टाइम में और 3 ठिकाने थे और आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था। और जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था आपका दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा। क्या था, अजमेर मेरवाड़ा आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो मार्च 1948 में शुरू हुई थी, जो आपकी 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। कब हुई, 1956 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा 3 नंबर। आगे प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने भील जनजाति के लिए जंगल और जमीन में आंदोलन चलाया, यानी जल जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। ये कौन सा आपका एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने बिलों के लिए क्या क्या दोस्तों आगे बढ़कर प्रयास किया था। मोहनलाल सुखाड़िया भाई साहब अपने, मामा बालेश्वर दयाल है, या वीके वशिष्ठ है, या फिर गोविंद गिरी है। बताओ फटाफट से कमेंट कीजिए। कोई बात नहीं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है फिर भी आपको प्रयास करना है आंसर देने का। और एग्ज़ाम में ध्यान रखना आपको, ठीक है, एग्ज़ाम में ध्यान रखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से आपकी रणनीति है उसी से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा वो होगा मामा बालेश्वर दयाल। बी ऑप्शन को लो कर दो। आप क्या कर दो, बी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार था बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की थी। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, या फिर ठाकुर गोपाल सिंह। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी इसको पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने भारी इनाम की घोषणा की। फटाफट से आप नीचे कमेंट कर दो। मैं सभी के यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। शाबाश मेरे बेटे लाडले प्रिय विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सभी का आंसर आ गया और सभी ने लॉक किया है जोरावर सिंह को। बिल्कुल दोस्तों आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जोरावर सिंह बारठ। और इनका जन्म है वो आपके उदयपुर में हुआ था और इनको राजस्थान का चंद्रशेखर के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि राजस्थान का चंद्रशेखर के उपनाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा गया है, तो जोरावर सिंह बारठ को कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए हमारा नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। किसने दिया, विग्रहराज चतुर्थ ने, महाराव राम सिंह द्वितीय ने, या सवाई जय सिंह द्वितीय, या महाराजा सूरजमल। किसने दिया दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये युद्ध कब हुआ पहले तो आप मुझे नीचे ये कमेंट करके बताओ
कि पानीपत का आपका तीसरा युद्ध कब हुआ। और फिर आप ये कमेंट कीजिए कि तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था, ये किसने दिया? तो ये संरक्षण दिया था अपने भाई जी है जो सूरजमल। कौन से है? महाराजा सूरजमल, जो कहाँ के निवासी है? ये भरतपुर के आपके शासक थे। कहाँ के दोस्तों? महाराजा जो सूरजमल है ना आपके, ये भरतपुर के शासक थे। और इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अवस्था के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। महाराजा जो आपके सूरजमल है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपके चतुर कूटनीतिज्ञ, सेना नायक और कला प्रेमी के धनी थे आपके। तो देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा। अगला सवाल आपसे पूछा है कि महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित चक्रपाणि ने मिश्र द्वारा लिखी पुस्तक विश्वलभ निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? महाराणा प्रताप जी है ना भाई साहब, अपने इनके एक जो मित्र थे वो कौन थे? चक्रपाणि, जो इनका क्या था? दरबारी पंडित था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विश्वलभ, ठीक है। तो इसमें जो विषय आपका, वो विषय कौन सा प्रश्न आपका ये पूछा है, कौन सा विषय है? तो ये दोस्तों जो आपकी पुस्तक लिखी गई थी, ये पुस्तक लिखी थी उसने आपके कृषि और वनों के विकास पर आधारित। बहुत ही प्यारी पुस्तक आपकी, ये बहुत अच्छा कार्य किया था इस बंदे ने। तो देखिए लगभग सभी का कमेंट आ गया, सभी ने एक को लो कि हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को क्या कर लेंगे भाई, सब्सक्राइब कर लेंगे आपके। महाराणा प्रताप जी है ना, इनके दरबारी पंडित थे चक्रपाणि मिश्र और इन्होंने पुस्तक लिखी विश्वलभ, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आगे प्रश्न आता है कि मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? अरे भाई, मारवाड़ का एक ऐसा इतिहास जिसमें उसके शासनकाल को शौर्य युग कहा गया है, ये कौन सा होगा भाई? राव गंगा होगा, राव मालदेव होगा, राव जोधा होगा या राव चंद्रसेन होगा? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट कर दो। हाँ बिल्कुल भाई, सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आपकी उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि मतलब कि वो परीक्षा वो आपकी कब होगी, ठीक है। और इसके बाद में आपके मान लो कम से कम 1 या 2 महीने के बाद में आपके रीट मेन का एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल शो है आपके, शो है एकदम बिल्कुल। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के 1 या 2 महीने के बाद में तुरंत आपका रीट मेन का एग्ज़ाम होगा। मान के चलो 9वें महीने तक आपकी वैकेंसी होगी, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों कि मारवाड़ के इतिहास में किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो ये कहलाता है आपके राव मालदेव का। किसका कहलाता है? राव मालदेव का। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे आपके। राव मालदेव ने दोस्तों अपने काल में कुल 52 युद्ध किए थे। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार था। कितने परगनों पर अधिकार था इनका? 58 परगनों पर अधिकार था। इन्होंने लगभग छोटे बड़े आपके 52 युद्ध किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? ये प्रश्न दोस्तों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हुड्डा सम्मेलन कब किया। और हुड्डा सम्मेलन जो किया गया था ये 17 जुलाई के आपके 1734 को हुआ। लेकिन ये हुआ था तो मान लो कि ये हुआ कहाँ पर, प्रश्न आपका ये बनता है। आप कमेंट कीजिए कि हुड्डा सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो हुड्डा सम्मेलन दोस्तों आपके कहाँ पे हुआ? भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया था और जिसकी अध्यक्षता आपके मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। और ये सम्मेलन होता है आपके 17 जुलाई 1774 को। कब होता है? 17 जुलाई 1774 को। डी ऑप्शन को लो कर दो। बिल्कुल सभी का एकदम शानदार लाजवाब आंसर है। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी है। मान के चलना कि आपकी तैयारी क्या है, बहुत ही बेहतरीन है और सभी की क्या हो जाएगी, रीट प्रिया वो पास हो जाएगी। आगे प्रश्न पूछा आपसे 9 नंबर देखिए कि 1857 की क्रांति के दौरान मोती खान सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम के नेतृत्व में किस छावनी में विद्रोह किया गया? देवली छावनी, नसीराबाद, एरीनपुरा या नीमच? किस छावनी में आपके इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन केस में आपके विद्रोह हुआ। तो ये हुआ था आपके एरीनपुरा छावनी में। अभी बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसा आता है कि एरीनपुरा छावनी है, यहाँ पे विद्रोह है जो आपका कब हुआ? तो एरीनपुरा में आपका विद्रोह है जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपके 21 अगस्त को। कब हुआ? 21 अगस्त को आपके एरीनपुरा में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। यहाँ पर जोधपुर लीजियन उस टाइम में थी, ठीक है। और यहाँ पे जो ये प्रश्न हो रहा है कि किस छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े? ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बोला है। तो एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है आपका तो आपको लोग क्या करना है? आपको लोग करना है दोस्तों एरीनपुरा छावनी को, ठीक है। एरीनपुरा छावनी के क्रांतिकारी क्या थे? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारा देते हुए आगे बढ़े थे। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका किस शासक को बदनाम शासक कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब, फटाफट से कमेंट कर दो कि अमेरिका किस शासक को बदनाम शासक कहा गया है। सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह द्वितीय या सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई ईश्वरी सिंह। तो
जो आपका बदनाम शासक है दोस्तों वो कहा गया आपके स्वाई जगत सिंह द्वितीय को। इसको कहा गया है स्वाई जगत सिंह द्वितीय को आपके बदनाम शासक कहा गया है, ठीक है। क्योंकि स्वाई जगत सिंह इन्होंने 1858 ईस्वी में आपके अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए इनको बदनाम शासक कहा गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, देखो कि मध्य पाषाण काल में दोस्तों, मध्य पाषाण काल में निर्मित पत्थर के बने छोटे उपकरणों को क्या कहा गया, बताओ। मध्य पाषाण काल में जो आपके पत्थर के जो आपके छोटे उपकरण थे उनको क्या कहते थे, यानी किस नाम से उनको बुलाते थे अपने, तो उनको कहा गया आपके माइक्रोलिथ, ठीक है। ये ऑप्शन को लो कीजिए। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, ढंग से आराम से क्वेश्चन को सोचो और फिर इसका आंसर देना। सभी को, हाँ बिल्कुल सभी को कमेंट करना है भाई, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। शाबाश, वेरी गुड। कोई तो बी को लो करा है और कोई सी को लो करा है, लगभग सभी का आंसर राइट है। और जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे ऑप्शन सी कमेंट करे ना उनका शानदार आंसर है दोस्तों, यानी नोहा सभ्यता। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, नोहा सभ्यता हो जाएगी। सी ऑप्शन को लो कर दो आप। शाबाश, वेरी गुड दोस्तों। हाँ, कहाँ पे है, भरतपुर में है क्या, बिल्कुल दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड, शानदार, सी को लो कीजिए बिल्कुल। आगे चलिए, आगे प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर क्या पूछा है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका। देखो भाई, प्रश्न आपके एग्जाम में कम से कम आपको ये मान के चलिए 3%, कम से कम 2 या 3% ऐसे होंगे जो आपको क्या करना होगा एग्जाम में सुमिलित करना होगा, यानी इनका क्या करना होगा, मिलान करना होगा। तो यहाँ पे एक तरफ तो आपके राजवंश पूछे और एक तरफ आपके कुल देवियों के नाम दिए गए हैं, यानी कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है, प्रश्न आपका ये बनता है। तो सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है भाई, सीकर के चौहानों की कुल देवी आपकी कौन है, ये कमेंट कीजिए। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, रुको थोड़ा सा, मैं ए बी सी और डी, इसके नीचे अपन लिखेंगे कि किससे किसका मिलान हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी। चलिए, सीकर के चौहानों की कुल देवी कौन है, गुरुजी सीकर के चौहानों की कुल देवी तो अपने जीण माता है। सीकर के चौहानों की कुल देवी अपने जीण माता, यानी ए का मिलान कर दो 4 से, बिल्कुल कर दिया। बी देखो, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, सर जी जोधपुर के राठौड़ों की तो कुल देवी अपनी वही है नागनेची माता। कौन सी है, नागनेची माता, बिल्कुल। बी का 3 से मिलान कर दीजिए, ये लो, बी का 3 से मिलान किया। आगे है बीकानेर के राठौड़, ये तो सभी पता है कि बीकानेर के जो राठौड़ वंश है इनकी कुल देवी कौन है, तो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी आपकी करणी माता है। कौन है, चूं वाली देवी, डोकरी से कहा जाता है, वो करणी माता आपकी कौन है, करणी माता, यानी सी का मिलान कर दो भैया आप 1 से, कर दिया। बंचा कच्छवा वंश, तो कच्छवाओं की जो आपकी माता है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी जमुआई माता। कौन सी है, जमुआई माता, यानी डी का 2 से मिलान कर दो। 4 3 1 2 ये रेशो किस में बनता है, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये बनता है आपका ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। एक और प्रश्न आता है आपके, प्रश्न क्या आता है, प्रश्न पूछा जाता है आपके कि मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल देवी कौन है। अगर ये प्रश्न आए तो भाणमाता आपको ध्यान में रखना है, और जैसलमेर के पूछे आपके भाटी राजवंश की कुल देवी तो वो आपकी सवांगिया माता हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में, दोस्तों निम्नलिखित में से किस जिले में आपके यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, विद्या प्राचीनी सभा की स्थापना की गई, अलवर, बीकानेर, जोधपुर या भरतपुर, बताओ। विद्या प्राचीनी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई थी, प्रश्न आपका ये पूछा है, बताओ, कमेंट करो फटाफट से। तो इसकी स्थापना वो आपके बीकानेर में की गई थी। विद्या प्राचीनी सभा की स्थापना आपके कहाँ पे की गई, बीकानेर में की गई थी। बी ऑप्शन को लो कीजिए। चलिए दोस्तों, आपको क्या कमेंट करना आगे 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि नैतिकता के लिए किस वर्ष में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये सदविद है भाई, ठीक है। मैं विद्या प्राचीनी सभा वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन वहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पे ये विद्या प्राचीनी, सॉरी थोड़ा सा बोलने में मिसप्रिंट हुआ है, विद्या प्राचीनी सभा है ना, ये आपकी बिजोलिया में भी थी आपकी, ठीक है। याद आया होगा आपका, साधु सीताराम दास वो वहाँ पे थे आपके, जयनारायण व्यास है उनके आग्रह के करने पर आपके जो भाई साहब है ना अपना, वो अपने जयनारायण व्यास है वो यहाँ पे आए थे सन 1916 में। सीताराम जी है वो 1913 में वहाँ पे जुड़ गए थे किसान आंदोलन से। तो विद्या प्राचीनी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना वो आपके बीकानेर जिले में हुई थी। बी ऑप्शन को लो करना आपको। आगे क्वेश्चन आपका 15 नंबर की नैतिकता के लिए किस वर्ष में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया। दोस्तों नैतिकता के लिए किस वर्ष में अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था, प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे।
बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। ये लो भाई, क्या बात है, शानदार। एक बार सभी विद्यार्थी थम्स अप कर दो। हाँ बिल्कुल भाई, सभी को कमेंट जरूर करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो आपकी क्लासेस सही हो रहे हैं, ठीक है। तो नैतिकता के लिए किस वर्ष में अणुवृत्त आंदोलन चलाया गया था आपके? तो ये आंदोलन चलाया आपके सन 1949 में, ठीक है। प्यारे मित्रों, सर जी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दीजिए। भाई ग्रुप के नंबर दे दूंगा मैं आपको, पहले 3-4 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं अपने। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। आप 16 नंबर क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सत्य कथन चूज करना है। तब तक मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दे देता हूँ, ठीक है। 9057001547 ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है दोस्तों। क्या है? 47। ये अपने क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है 9057001547। इन पर मैसेज करके आपको ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो कौन सा कथन सत्य है 16 नंबर क्वेश्चन में? तो 16 नंबर क्वेश्चन में भवानी चाय शर्मा का संबंध निशानेबाजी स्पर्धा से है। बिल्कुल ये आपका सही आंसर है। देखो भाई, आप रीट परी की तैयारी करें ना, तो एक बात ध्यान में रखना भाई, करंट जी क्या है ना, ये आजकल परीक्षाओं में बहुत ही धूम धड़ाके तरीके से पूछा जा रहा है। फुल कटोरा भर के आपके करंट जी क्या आता है। तो आप करंट जी के पर भाई थोड़ा फोकस जरूर करना, ठीक है। करंट जी के पर आप क्या करना भाई, थोड़ा फोकस करना। तो भवानी साय शर्मा का संबंध निशानेबाजी स्पर्धा से, ये एक कथन आपका बिल्कुल सत्य है, बाकी आपके असत्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आगे। ये लो भाई, मिलान करना भाई। आगे आगे मैंने बोला था ना आपको कि आपके 2-3 क्वेश्चन है ना, वो आपके मिलान करने आएंगे। एक तरफ तो आपके क्रांतिकारी है और दूसरी तरफ आपके क्रांतिकारियों के उपनाम पूछे आपसे। तो आप मुझे ये बताइए कि राजस्थान का जतिन दास किसे कहा गया है? गोपाल सिंह खरोआ है, इन्हें क्या कहते हैं भाई? पहले तो सर जी, पहले तो वैसे कीजिए, आप ABCD लिखिए। ये लो भाई, ABCD लिख दिया, ठीक है, खुश? बिल्कुल। तो गोपाल सिंह खरवा को क्या कहते हैं? गुरुजी गोपाल सिंह खरवा है ना भाई जी अपने, सर जी गोपाल सिंह खरवा को तो हम कहते हैं सशस्त्र क्रांति के जनक। क्या कहती हैं? सशस्त्र क्रांति के जनक। बिल्कुल, एक का मिलान 3 से कर दिया, शाबाश। आगे दामोदर दास राठिए। सर जी दामोदर दास राठी है ना अपने, इनको क्या कहेंगे? अरे भाई दामोदर दास राठी को क्या कहेंगे? सर जी दामोदर दास राठी, रुको भाई 1 मिनट रुको। मैंने प्रश्न क्या बोला? गोपाल सिंह खरवा बोला कि गोपाल सिंह खरवा को क्या कहते हैं। गोपाल सिंह खरवा का उपनाम क्या है, आपको पता नहीं है क्या? गोपाल सिंह खरवा सशस्त्र क्रांति के जनक है, ठीक है। दामोदर दास राठी कौन है? ये सशस्त्र क्रांति के आपके भामाशाह है, ठीक है। बी का मिलान 4 से कर दो। अब जोरावर सिंह बारठ का उपनाम क्या है? गुरुजी जोरावर सिंह बारठ है ना, इनका उपनाम क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा राजस्थान का चंद्रशेखर या अमरदास बैरागी। राजस्थान का चंद्रशेखर या अमरदास बैरागी, यानी 3 का 2 से, ठीक है। सी का 2 से। बाल मुकिंद बिरसा इनको कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास, यानी डी का 1 से। 3 4 2 1 का रेशो किस में बनता है? ये बनता है ऑप्शन सी में, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का आपका कैट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बोल के बताऊँ क्या? चलो बता देता हूँ। राजस्थान का जतिन दास तो कहते हैं बाल मुकुंद बिरसा को, और आज़ादी के दीवाने आपके सागर मलगोपा कहते हैं। सशस्त्र क्रांति के जनक आपके गोपाल सिंह खरवा है। सशस्त्र क्रांति के अगर भामाशाह पूछे तो वो आपके दामोदर दास राठी हो जाएंगे। और राजस्थान का चंद्रशेखर आपके जोरावर सिंह बारठ है। और राजस्थान के क्रांतियों का पितामह पूछे तो आपके कौन हो जाएंगे? श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। 1-2 एक्स्ट्रा और बताए मैंने आपको इनके अलावा, तो थोड़ा ध्यान में रखना ढंग से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आपका कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है वो किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था आपका? ये आपको कमेंट करना है। माणिक्यलाल वर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंदलाल जोशी, नारायणी देवी वर्मा, बताओ। अरे भाई लाडलों, फटाफट से कमेंट कर दो कि माणिक्यलाल वर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कौन सा आपका सही होगा? मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन। पहले तो ये कमेंट कीजिए कि मेवाड़ प्रजामंडल का आपका पहला अधिवेशन कब हुआ? 1941 में हुआ क्या? 1941, ठीक है। 1941 में हो गया। किसकी अध्यक्षता में हुआ? माणिक्यलाल वर्मा में। मैं मेवाड़, मैं माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में ये उदयपुर में हुआ था आपकी, ठीक है। और इसका उद्घाटन किया आपके आचार्य कृपलानी ने किया था आपका, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? 19 नंबर की गोविंदगिरी द्वारा बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना कब की गई थी?
ये गोविंदगिरी के द्वारा बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना कब की गई? भाई गोविंदगिरी ने तो बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना तो सन 1908 में की थी, और वो ऑप्शन तो सर जी इसके अंदर है ही नहीं। देखो भाई 1913 में तो आपके पहला अधिवेशन होता है, 13 में तो लास्ट था, लेकिन 3 में आपका पहला अधिवेशन होता है, ठीक है। बाद में 1908 में इन्होंने क्या किया, भगत पंथ की स्थापना की थी, नींव रखी थी 1908 में, नींव रखी थी, और साथ में इन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपनी धूनी भी लगाई थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पे कौन सा मानेंगे अपने? तो गोविंदगिरी का जन्म तो आपके 1858 में है। थोड़ा मैं बता देता हूँ भाई गोविंदगिरी है ना अपने इनके बारे में, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं आपके गोविंदगिरी के बारे में, बहुत से, ध्यान से सुनना है भाई। तो गोविंदगिरी का जन्म कहाँ पे हुआ? बांसिया बेड़सा गाँव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। ये हुआ था आपके 1858 में। प्रश्न अक्सर आता है कि गोविंदगिरी है, इनका संबंध किस स्थान से है, यानी किस जाति से है? तो गोविंदगिरी है ना ये आपके बंजारा जाति से है। किससे दोस्तों? गोविंदगिरी है ना ये बंजारा जाति से, आपके ये भी ध्यान में रखना है। और 1911 ईस्वी में गोविंदगिरी के द्वारा बेड़सा गांव डूंगरपुर में भगत पंथ की स्थापना की थी 1911 में। बी ऑप्शन को लॉक कर दो। 1908 आपका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। तो 8 को लॉक नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, 1911 को लॉक मानेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो गोविंदगिरी को डूंगरपुर राज्य से बाहर जाने के आदेश दिए, जिसके कारण वे ईडर राज्य के रोजदा गांव में रहने लगे। छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, बस इतना ही ध्यान में रखना है कि गुरु गोविंदगिरी का जन्म आपके 1858 में हुआ, बांसिया बेड़सा गांव डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने 1911 ईस्वी में क्या किया, बेड़सा गांव यानी भगत पंथ की स्थापना की थी। ध्यान में रखना है, अगर 1908 ऑप्शन में है तो आपको 1908 को लॉक करना है। बेड़सा गांव में भगत पंथ की नींव रखी वहाँ पे, ये तो 1911 इस भाई ने ऐसे ही दे रखा है यहाँ पे, वो ऑप्शन में ना आए तब आपको 1911 करना है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन भाई। निम्नलिखित में से किस रियासत में सामंतों को 16, 32 और गोल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया? जयपुर, मारवाड़, जैसलमेर या मेवाड़? चलिए जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड। मैं यहाँ पे सभी के आंसर देख रहा हूँ, सभी नहीं आते, क्या मार दिया भाई, छक्का मारा है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, शानदार, वास्तव में दिल गार्डन हो गया भाई, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई बिल्कुल, सभी को राम 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 राम। एक बार क्लास को शेयर कर दो। बताओ किस रियासत में आपके सामंतों को 16, 32 और गोल की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया आपके? तो ये विभाजित किया गया भाई मेरे आपके मेवाड़ में, ठीक है। ऑप्शन डी को लो कीजिए। आगे फिर मिलान का ऑप्शन आ गया, आगे आपके फिर मिलान का ऑप्शन आ गया। आगे जिले पूछे हैं और अक्षांश देशांतर पूछे हैं। बताओ गंगानगर जिले का संबंध किससे होगा भाई? अरे गंगानगर जिले का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव है, उत्तर में है। उत्तर में क्या आपका 23 डिग्री 12 उत्तर में है। एक है मिलान 3 से कर दो। बांसवाड़ा दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका? बांसवाड़ा, यानी आपने बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है, तो बोरकुंड गांव बांसवाड़ा वो कितना है? 23 डिग्री 3 उत्तर में है, ठीक है। बी का 1 से कर दो। आगे बचा आपका धौलपुर क्या है? पूर्व बिंदु है, यानी सिलाना गांव है धौलपुर का पूर्व बिंदु, जो 78 17 पूर्व में है। तो सी का 4 से कर दो। बचा जैसलमेर का 2 से कर दो, 29 से, यानी जो आपका करेक्ट जो आपका आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा यहाँ पे आपका बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के वे जिले जिनकी सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती। राजस्थान के ऐसे जिले जिनकी सीमा भारत के किसी भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। फटाफट से कमेंट कर दो कौन सा हो जाएगा। जालौर, बालोतरा, जोधपुर ग्रामीण पालिका ये होंगे क्या? अरे क्या आपका सी ऑप्शन ग्रेट माना जाएगा क्या? यहाँ पे कमेंट कीजिए। चलिए प्रश्न आपका पूछा आगे कि अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार है वो राज्य में सर्वाधिक कहाँ पे है? जो अवरोधी प्रकार के आपके बालुका स्तूप हैं इनका जो विस्तार है जो सर्वाधिक आपके राज्य में कहाँ पे है? पुष्कर में, हनुमानगढ़ में, लूणकरणसर में या पोकरण में? चलिए मेरे बच्चों फटाफट से कमेंट कर दो। अरे नहीं मेरे बच्चा, ये नहीं होगा भाई आपका। अवरोधी बालुका स्तूपों के बारे में बात की आपसे, तो अवरोधी बालुका स्तूपों का विस्तार मेरे बेटे कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका विस्तार हो जाएगा मेरे लाडले आपके पुष्कर में। कहाँ पे हो जाएगा? पुष्कर में हो जाएगा। इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव से होता है। और अवरोध कौन कौन से होते हैं? अवरोध भाई कोई भी हो सकता है। सर जी अवरोध बताइए। अरे भाई मेरे अवरोध कोई भी हो सकता है, जैसे झाड़ी, पेड़, पहाड़ियाँ आदि अवरोध के कारण होते हैं आपके।
विस्तार इसका पुष्कर में आपके बूटा पुष्कर नाग पहाड़ बिचौन पहाड़ दुद्दू जोवनेर जयपुर ग्रामीण शिखरी पहाड़ियों में यहाँ पे इसका क्या विस्तार है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में कौन से कथन आपके सही हैं। देखो भाई, ये प्रश्न अगर आपको नहीं आया ना फिर आपकी गलत बात है भाई, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा है। जितना कि आपने जीके को पढ़ना स्टार्ट किया है ना उससे पहले बहुत बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हो। तो बताओ, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आपके राजस्थान के 1.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीली मरुस्थल का विस्तार है क्या। क्षेत्रफल बिल्कुल। जनसंख्या कितनी है यहाँ पे, 40% है मरुस्थल की। ठीक है। राज्य की 11% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कितने भूभाग पर है, 11 नहीं है तो कितना है, 9% है। ठीक है। राज्य के 23% भूभाग पर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार है। क्या पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23% क्षेत्रफल है, बिल्कुल है। 1-3। राज्य के 9% भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी का विस्तार है। 9% भाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी का विस्तार है, गलत है। तो इतना 6.89 है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, कथन 1 और 3 सही होगा, यानी सी को लो कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा आपके कि राजस्थान में मरुस्थलीय, दोस्तों राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित शुष्क प्रदेश तथा अर्धशुष्क प्रदेश को कौन सी संवर्षण रेखा अलग करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगाओ इस क्वेश्चन को स्टार। अरे भाई लगाओ इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लो भाई, स्टार मार्क बेजे में बिठा लो, प्रश्न पूछा जाएगा। बताओ, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित शुष्क प्रदेश तथा अर्धशुष्क प्रदेश को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो इसे जो आपकी समवर्षा रेखा अलग करेगी वो कौन सी हो जाएगी। अरे भाई ये क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड सर जी, बहुत शानदार, नाइस सेशन। बिल्कुल दोस्तों भाई धन्यवाद है आपका, और आपका वेलकम है आपके एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर। हाँ बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करवाएंगे आपको, बस आप कमेंट कर देना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो शुष्क भाग को अर्धशुष्क भाग से आपके अलग करती है, यानी 25 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट माना जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो बच्चों, आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम आप सभी दोगे, सभी ने फॉर्म भरा होगा, सभी को एग्ज़ाम देना है आपके। अब एक बात मेरे ध्यान में रखना, टारगेट कैसे बनाएं, ठीक है। पढ़ाई का टॉपिक देख लो कौन कौन से आपके लग रहे हैं, उन टॉपिकों के हिसाब से आपको 30 दिनों का टारगेट बनाना है, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको वो सिलेबस कवर करना है। प्लस में आपको ये जांचना है कि हम MCQ क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, हमारी तैयारी का आकलन कैसे करें। तो वो मैं आपको तैयारी का यहाँ पे आकलन करवा रहा हूँ, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी चिंता फिक्र मत कीजिए, 30 दिनों का आपको टारगेट कीजिए कि 30 दिनों के अंदर हमें पूरा सिलेबस क्या करना है, पढ़ना है। और 30 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाएगा ये मैं मानता हूँ, पर 30 दिनों के अंदर पढ़ना क्या है वो मैं आपको बताऊँ। पढ़ने वही चीज़ है जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पिछले वर्षों से बार बार चीज़ें आपकी पूछी जा रही है, उन चीज़ों पर थोड़ा ढंग से ध्यान दे लेना। उनके अलावा पास में जो भी उनसे रिलेटिव आपके कोई अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। बाकी मैटर छोड़ देना, क्योंकि पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, यानी पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, और पढ़ेंगे क्या, जो एग्ज़ाम में आएगी चीज़ वो पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो नीचे कमेंट करना कि आपको सेशन कैसा लगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।